मैं थोड़ा सा अगले स्पीकर का तारुफ देता चलूं। His name is Arbab Hussain Siddiqui and what he's been working on for quite some time now is the smart applications. Smart applications से मुराद ये कि applications that are working on a lot of data, and a lot of data means a lot of meaning that has to be made out of that data. बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो बहुत ज़्यादा मीनिंग बनाना पड़ेगा, वरना डेटा वुड जस्ट बी नॉइस। तो अरबाब इज स्पेशलाइज्ड एट दैट। इसके अलावा अरबाब की क्या क्या मसरूफियात हैं और क्या क्या एक्सपर्टीज हैं वो अरबाब खुद आई एम श्योर आपको बेहतर बता सकेंगे। So without further ado, I would call Arbab to the stage. Please welcome him with a round of applause. ये मेरे लगा दो। टेबल को थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। हमारे पास एक्सटेंशन है नहीं, ये चार्ज के लिए बंद ना हो जाए। चलो लेट्स सी। हाँ अभी तो चल रहा है। सही है। ओके अस्सलाम वालेकुम। Okay, so you guys are quite active hitting the AI. Okay, so this is the second episode. मैं first episode hitting the databases भी attend कर चुका हूँ डेवन कोड का, and this is very my first experience as a speaker here. So thank you so much कामरान भाई, रेहान भाई and all the faces behind that. Before moving forward कि AI and RAG क्या है, कैसे हम LLM की knowledge को enhance करते हैं, I just want to have an idea because जैसे उन्होंने पूछा जैन भाई ने कि आप में से कितने लोगों को रैग का आइडिया है, so most of the people have raised their hands. It's a really good sign because now moving forward जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें आप भी रोल प्ले करेंगे और मैं भी रोल प्ले करूंगा, and we both brainstorm कि किस तरीके से हम LLM को efficiently यूज कर सकते हैं और कैसे उसकी नॉलेज को enhance कर सकते हैं. So before moving forward I have a question for all of those जिन्होंने अपना हाथ रेस किया था रैग रिलेटेड, कि आप लोगों को क्या लगता है कि रैग की जरूरत क्यों पेश आई? Why do we need रैग? जी क्योंकि जो एलएलएम मॉडल्स हम यूज कर रहे होते हैं उनका डेटा कट आउट होता है, ये नॉलेज उसमें फीड नहीं हो रही होती। तो जो डेटा हम लोगों को स्पेसिफिकली चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी का डेटा हो, गूगल पर कोई सर्च करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रैग यूज करते हैं ताकि अपडेटेड डेटा को फेच करके मॉडल को फीड करें। वेरी गुड, गुड आंसर। और स्पेशलाइजेशन, ओके, रिसर्च पेपर्स, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ओके, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट आंसर्स और मोस्ट ऑफ यू आर डेफिनेटली करेक्ट। इट मींस कि आप लोगों को एक बेस नॉलेज तो है, और जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को एक आइडिया होगा कि यार रैग की जरूरत क्यों पड़ रही है, राइट? ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, so let's start with the introduction. So my name is Mohammad Arbab Hussain Siddiqui. I am currently working as a senior software engineer at Folio 3 Private Limited. इसके अलावा I have been doing the public speaking for 1.5 years at different universities, different tech events, different organizations. So this is a short introduction about me. Next, why RAG matters. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो कि आप लोगों ने हाईलाइट नहीं की, विच इज हेलुसिनेशन। व्हाट इज हेलुसिनेशन? नॉइज वगैरह, ओके। और अदर देन द टॉपिक। अच्छा, आप में से मुझे बहुत सारे लोग चैट जीपीटी और एलएलएम से यूज कर रहे हैं, राइट? क्लाउड यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, डीप सीक यूज कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ देयर, राइट? तो हेलुसिनेशन फेस किए किसी ने, राइट? आप लोगों ने किए, ठीक है, कि आपने कुछ पूछा और उसका वो जवाब नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट वॉज फार अवे फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस, सो वी अज्यूम कि यार हेलुसिनेशन हुई है। लेकिन वो हेलुसिनेशन होती क्यों है?
कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है. वी हैव नॉट गिवन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विच वॉज रियली नीडेड फॉर द LLM टू अंडरस्टैंड कि आपकी इंटेंट क्या है और आप क्या आउटपुट चाह रहे हैं, राइट. सो दिस इज व्हाई हेलुसिनेशन हैपेंस, एंड टू एनकाउंटर दैट वी नीड कि हम अपने जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो भी LLM को इनपुट दे रहे हैं, उसके अंदर क्लैरिटी हो, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हो, उसके अंदर बाउंड्रीज हो, उसके अंदर लिमिटेशंस हो, उसके अंदर डूज हो, डोंट्स हो, कंसिडरेशंस हो. अब आप बोलेंगे यार इतनी सारी चीजें बता दी, एक प्रॉम्प्ट में क्या क्या डालेंगे, ठीक है. बट मैं आप लोगों को बताऊं कि LLMs को एफिशिएंटली यूज करने के लिए दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि जब चीजें डेवलप हो रही थी तो प्रॉम्प्ट को सभी लिख लेते हैं, ठीक है. हम में से हर कोई प्रॉम्प्ट तो लिख ही लेता है, चाहे इंग्लिश में लिखे, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में लिखे, उर्दू में लिखे, लिख लेता है. लेकिन हर कोई जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है क्या वो सेम तरीके से लिख रहा है? क्या उसको सेम आउटपुट्स मिल रहे हैं? नहीं, राइट. तो इसीलिए इंजीनियर्स हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ कोर्स व्हिच वाज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. व्हाट वाज द कोर्स? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. यानी कि आपको वो सारी टेक्निक्स का पता हो कि जिससे आप अपना प्रॉम्प्ट को एफिशिएंटली लिख सकते हैं और LLMs को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि जितना एफिशिएंट आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही एफिशिएंट आपका आउटपुट भी होगा. हेलुसिनेशन के चांसेस रिड्यूस होंगे, राइट. ठीक है. सो दिस वाज अगेन द थिंग. अच्छा, अब RAG ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया कि एक तो आपका जो चंक है, आपका जो डेटा सेट है, जो पर्सनलाइज्ड डेटा सेट है, कस्टमाइज्ड डेटा सेट है, जिसकी इंफॉर्मेशन LLM के पास नहीं है. अच्छा, अब यहां पर सवाल ये आता है कि यार LLM के पास तो सारी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी नॉलेज है उसके पास नहीं है, ठीक है. जैसे अब इन्होंने कहा था कि कंपनी रिलेटेड डेटा LLM के पास नहीं है, लेकिन क्या उसके पास बिल्कुल भी नहीं है? अगर मैं उससे पूछूं कि कोलैप्स क्या है, क्या वो जवाब नहीं दे सकता? जेनेरिक आंसर देगा, लेकिन उस डेटा सेट पे आंसर देगा जिस पे वो ट्रेन हुआ है, राइट. यानी कि उसकी नॉलेज उसके पास जितनी मौजूद है वो उससे रेलेवेंट आपको जवाब दे देगा. लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई कोलैप्स के अंदर लंच टाइम की क्या पॉलिसी है, ठीक है, ब्रेक की क्या पॉलिसी है, तो क्या उसका जवाब मुझे मिलेगा? नहीं, बिकॉज इट इज अ कॉन्फिडेंशियल डेटा सेट जो हमने ओपन सोर्स LLM को नहीं प्रोवाइड किया. अच्छा, क्यों नहीं प्रोवाइड किया? अभी जैसे लास्ट स्पीकर ने भी बात की कि वी हैव बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. बिलियंस, व्हाट डज इट मीन? मिलियन, बिलियन एंड बिलियंस. बिलियन भी नहीं, बिलियंस. तो अगर इतने ज्यादा पैरामीटर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो LLM है वो एक वास्ट डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है, ठीक है. यानी कि समझ लें जितनी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है उतने ही इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेन हुआ है और उसके उतने पैरामीटर्स बने. व्हाट आर द पैरामीटर्स? कि आपका एक कॉन्टेक्स्ट देना, आपका एक प्रॉम्प्ट देना उन बिलियन पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन वो आइडेंटिफाई करेगा कि विच इज द मोस्ट रेलेवेंट आंसर टू योर क्वेरी. तो अब उस बिलियन पैरामीटर्स में अगर वो वाले पैरामीटर्स नहीं है जो हम चाह रहे हैं तो हमारा आंसर तो कभी भी नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई RAG सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आप अपने डेटा सेट के ऊपर LLM से रिस्पॉन्ड बैक करवा सकें. लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, व्हाट्स द क्वेश्चन हियर, कि अगर मैं LLM को अपने डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करवा रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना? कितना टाइम लगेगा? माशाल्लाह आप बैठे हैं, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. तो क्या लगता है आपको बजाज साहब? अच्छा खासा टाइम लगेगा. हाँ, लेकिन अलॉन्ग विद द बिलियंस ऑफ डेटा ना, क्योंकि वो तो डेटा सेट है ही. अब मैं उसके साथ कुछ मजीद चंक लगा रहा हूं तो समझ लें बिलियंस एंड सम चंक जी. सो समझ लें अगर लेट्स अज्यूम 14 बिलियन पैरामीटर्स है तो 14.1 बिलियन पैरामीटर्स हो गए अब, ठीक है. कुछ मेरा लाख के करीब कुछ डेटा है तो वो 14.1 हो गया. अब जो ये 14.1 हुआ तो उस पर अब LLM दोबारा ट्रेन होगा. तो अब अगर वो ट्रेन होने बैठा तो अगर आज स्टार्ट करता है तो अगला जो डेवन कोड का एपिसोड होगा हम उसके अंदर देख रहे होंगे कि यार LLM ट्रेन हो गया या नहीं हुआ. बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ GPUs. ठीक है, अभी उन्होंने साहब ने बात की थी कि अगर हम GPU पावर बढ़ाएं तो उससे क्या होगा. तो ये चीजें इन्वॉल्व होंगी तो आपका LLM ट्रेन होगा. अब आप सोचेंगे यार RAG के तो इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, सभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हर यूज केस के ऊपर चल रहा है, तो अगर हर कोई RAG को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है तो सबको इतना टाइम लग रहा है? नो, दिस इज द मैजिक ऑफ RAG कि आप अपने डेटा सेट के ऊपर ट्रेन तो करें लेकिन आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है. फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट पता है सबको? नो, ओके. फाइन ट्यूनिंग बेसिकली ये होता है कि आप LLM को ट्रेन करें डेटा सेट के ऊपर,
जो मशीन लर्निंग की टर्म्स में हम कहते हैं कि हमने फाइन ट्यून कर दिया मॉडल को, यानी कि हम वो एक चीज के ऊपर चल रहा था, हमने उसके अंदर एक और लेट्स अज्यूम, मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बर्ड प्रेडिक्शन का एक मॉडल बनाया है। किसका? बर्ड प्रेडिक्शन का। ठीक है, वो बर्ड्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्पैरो है, ये है, ये है, पिजन है। ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर बर्ड को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं उसके ऊपर ट्रेन करूंगा उसको कि देखो इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये पैरामीटर्स हैं, ये इसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं, इतनी स्पीड से उड़ता है एंड ऑल दैट। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको इमेज दूंगा वो बता देगा हाँ यार ये ईगल है, राइट। लेकिन इसमें एफर्ट लगेगी कि एक तो वो 6 बर्ड्स को प्रेडिक्ट कर रहा था, अब 7वीं के लिए वो दोबारा से ट्रेन होगा, उन 6 की भी पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करेगा और 7वें के भी पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करेगा। तो आप सोचेंगे बिलियंस ऑफ पैरामीटर में तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि एलएलएम एक तो चल रहा है और उसके अंदर में हम अपना डेटा इनकॉर्पोरेट करें। तो अभी हम देखेंगे कि इस मैजिक को रैग किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि व्हाई रैग इज इंपॉर्टेंट? कूल। अब हम चलते हैं डिटेल्स के अंदर कि रैग क्या है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं रैग में। ठीक है, सो एज द नेम मेंशन, रिट्रीवल, ऑगमेंटेशन, जनरेशन। रिट्रीवल का मतलब कि आपका डेटा सेट कहीं से रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, ऑगमेंटेशन का मतलब कि उस पर कुछ ना कुछ एनालिसिस परफॉर्म हो रहा है, ऑगमेंट हो रहा है। ठीक है, और जनरेशन के अंदर कि हम एलएलएम से फिर उसका कुछ आंसर जनरेट करवा रहे हैं शुगर कोड करके। क्या करवा के? शुगर कोड करके। क्योंकि समटाइम्स हम जो डेटा सेट रखते हैं, चाहे वो हमारे नोट्स हो, चाहे वो हमारा डेटाबेस हो, चाहे हमारी कंपनी पॉलिसीज हो, वो अगर एज इट इज मुझे रिस्पॉन्ड बैक हो जाएंगी तो मुझे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स भी होती हैं, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें पंक्चुएशंस होती हैं डिफरेंट तरह की, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि यार इसने आंसर दिया कि मुझसे पूछा है, राइट। तो इसलिए हम एलएलएम को वो पर्टिकुलर चंक देते हैं कि यार ये है पॉलिसी, अब इसको शुगर कोड करो और यूजर को समझाओ। लेट्स अज्यूम मैंने पूछा है ना कि लीज पॉलिसी क्या है, तो वो लीज पॉलिसी का मुझे बताए, ना कि मुझे बोले कि आप बताएं आपकी लीज कितनी बाकी है या आपने कितनी लीज ले ली है। अगर वो इस तरह से मुझसे पूछेगा तो मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ना कि यार मैंने क्या पूछा, ये जवाब क्या दे रहा है मुझसे इवन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी जो जनरेशन है वो आप एलएलएम से शुगर कोड करवाएं। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या चीज है? डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अपने सेल्फ नोट्स हैं, हमारी जो भी चीजें हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और एलएलएम को यूज करते हुए कोई सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम डेटा एक्सेस। ठीक है, क्योंकि जैसे उन्होंने बात की कि अगर लेट्स अज्यूम चैट जीपीटी का लास्ट मॉडल आया 5.2, ठीक है, चलने से थोड़ा पीछे भी जाते हैं तो 5.1, ठीक है, तो अगर वो अप्रैल में रिलीज हुआ है, ठीक है, और अभी अगर लेट्स अज्यूम जून है, तो जून का डेटा सेट उसके पास नहीं है। अगर कोई रीसेंट इवेंट हुआ है, लेट्स अज्यूम अभी वेनेजुएला पे हमला हुआ था, राइट, तो अगर मैं उससे रेलेवेंट पूछूंगा उसके पास उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर वो ट्रेन ही नहीं हुआ। ठीक है, सो रियल टाइम डेटा एक्सेस एंड हेलुसिनेशंस आर रिड्यूस्ड। हेलुसिनेशन तो सबको क्लियर है ना कि कॉन्टेक्स्ट की अगर कमी होगी तो वो हेलुसिनेशन होगी। ठीक है, अभी डिटेल में देखेंगे कि हेलुसिनेशन के पीछे बिहाइंड द सीन मशीन लर्निंग का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी व्हाट इज रैग। अब हम बात कर रहे हैं रैग के आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, आप पीछे वालों को डायग्राम विजिबल नहीं हो तो आगे सीट खाली है। ओके, अच्छा चले मैं अच्छा इसको एक काम करता हूं। अब क्लियर है? ठीक है, चले थोड़ा और जूम कर लेते हैं, एक एक स्टेप करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज द डेटा इंजेक्शन, राइट। द डेटा इंजेक्शन, ठीक है, डेटा इंजेक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा सेट है, चाहे वो आपके नोट्स हैं, चाहे वो आपकी कंपनी पॉलिसीज हैं, चाहे वो आपका सेल्स का डेटा है, इन्वेंट्री का डेटा है, ठीक है, या किसी भी टाइप का डेटा है, रेस्टोरेंट्स का मेन्यू कार्ड है, ठीक है, आपने वो डेटा सेट इंजेस्ट करना है किसी पाइपलाइन में, ठीक है, रैग की पाइपलाइन में। अब वो जो डेटा सेट है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, या तो वो पीडीएफ है, या तो वो सीक्वल डेटा है, या तो वो कलेक्शंस हैं, ठीक है, या तो वो बुक्स हैं, या तो वो रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, पावर पॉइंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में ना। यहां पर एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज कर लें, इस स्टेप पे स्टैंडर्डाइज कर लें कि यार मैं सारा डेटा पीडीएफ की फॉर्मेट में रख के फिर आगे इंजेस्ट करवाऊंगा।
ठीक है, भले आपको उसके पीछे कुछ साइंस लगानी पड़े कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन एंड ऑल दैट, बिकॉज दे आर डिफरेंट फॉर्मेट कन्वर्जन, राइट, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करवा लें एंड फिर उसको स्टैंडर्डाइज वे में आगे फीड करवाएं। देन जब वो फीड हो जाएगा तो उसकी पार्सिंग होगी, ठीक है। अब ये पार्सिंग क्या है वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से डेटा की पार्सिंग होती है, यानी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस डेटा सेट पे क्या चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर उसकी एम्बेडिंग बनती है। अच्छा, पार्सिंग में ना चंकिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है एम्बेडिंग, कि अब जो चंक्स बन गए ना उसकी एम्बेडिंग बनाएंगे। अभी उन्होंने भी बोला था एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। एम्बेडिंग का सबको पता है? कितने लोग हैं जिनको एम्बेडिंग का पता है? वेक्टराइजेशन, ओके, आपको पता है सर? और 3 4 5 ओके 6 7 लोगों को वेक्टर्स का पता है। तो आप लोगों को इनपुट चाहिए होगा मुझे, ठीक है, ताकि हम ब्रेनस्टॉर्म करें। देखिए मैं आपसे ऐसे नहीं सवाल करूंगा, आप फंसेंगे, नहीं होगा तो हम जवाब देंगे, तो आपकी भी लर्निंग हो जाएगी, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी, हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख लूं, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। सो एम्बेडिंग होगी, फिर उसके बाद वेक्टर्स जब कन्वर्ट होंगे तो उसको हम कहीं रखेंगे, ठीक है। डेफिनेटली देयर इज अ वेक्टर डेटाबेस कॉल्ड, ठीक है, जहां पर हम वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर सवाल ये भी है कि भाई इतनी सारी डेटाबेसेस कहीं भी रख लो, नहीं रख सकते, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूं आगे, ठीक है। देन वी हैव द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस हम यही कह रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पे रखा है डेटाबेस में वो हमारा नॉलेज बेस है। मतलब नॉलेज बेस क्या कि मैंने 10 पीडीएफ 100 पीडीएफ 1000 पीडीएफ को एक जगह पे लाके रख दिया। अब ये मेरा नॉलेज बेस है, मतलब इसी में रहते हुए अब मेरा स्कोप है, और इसी में रहते हुए अब मैं अपने एलएलएम को इन्फोर्स करूंगा कि यार आपने इसमें रहते हुए जवाब लाना है, ठीक है, और अगर नहीं लाना है तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर कोई चीज एलएलएम को नहीं मिले तो उसको कैसे रोकते हैं, मतलब कोई डिफॉल्ट आंसर देना हो। जैसे अगर कोडिंग की बात करूं मैं तो स्विच केस है, डिफॉल्ट का केस लगा दिया, कुछ नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट चलेगा। इफ एल्स है तो इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, वरना एल्स। अगर एलएलएम को उस डेटा सेट से कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या करेगा? हेलुसिनेट करेगा? नहीं, हम इसको रोक सकते हैं ना। तो प्रॉम्प्ट देंगे ना, उसको प्रॉम्प्ट देके ये बता सकते हैं कि इस नॉलेज के अलावा कोई किसी और टॉपिक पर बात नहीं करें। ठीक है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। या गार्ड रेल्स वैसे प्रोटेक्शन साइड पे होते हैं, लेकिन देयर इज अ कांसेप्ट हैंड ऑफ्स, ठीक है। सो गार्ड रेल्स होता है प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई सेंसिटिव चीज तो नहीं पूछ ली, कोई ऐसी चीज तो नहीं पूछ ली जिसका जवाब नहीं देना चाहिए, तो वो हम लगाते हैं उसके लिए गार्ड रेल्स, राइट। लेकिन वो होता है हैंड ऑफ्स, यानी कि हम जब वहां से कुछ नहीं मिलता तो हम हैंड ऑफ कर देते हैं एक बेसिक एलएलएम को, और उससे जी कुछ सवाल। शुरू में तो एलएलएम वाले डिनाई कर देते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ट्वीक करें, हाँ वही पूछे जी, तो उसका आंसर दे दें। बिल्कुल। तो देखे ना, मैंने इनिशियली बात किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है तो आपको हैंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका प्रॉम्प्ट कितना एफिशिएंट है, और अगेन हर इंसान के दिमाग में सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से बिल्ड होता है, ठीक है, बट दिस इज द राइट थिंग, ठीक है। सो फिर जाके उसके बाद नॉलेज बेस के बाद क्या है कि हमने अपना कॉन्टेक्स्ट प्लस प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट हमारे यूजर की क्वेरी है कि वो जो नॉलेज बेस है तो उससे रेलेवेंट यूजर कुछ पूछेगा कि यार बता दो मेरा, अगर लेट्स अज्यूम इस महीने या लास्ट 6 मंथ्स में मेरा ये बिल आता रहा है तो इस मंथ मेरा बिल क्या आएगा, ठीक है। तो वो जो 6 महीने का डेटा सेट है उसकी बेसिस पे वो देखेगा कि आपकी कंजम्पशन इतनी है, आपकी एवरेज कंजम्पशन इतनी है, तो आपका एवरेज बिल ये आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है वो आप कंजम्पशन बढ़ा दें तो ज्यादा आ जाए, ठीक है, या के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास एक वो दे देगा कि यार बेसिक आपका इतना आ सकता है बिल। सो कॉन्टेक्स्ट प्लस प्रॉम्प्ट, और फिर वो जाता है एलएलएम को, और एलएलएम आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। दिस इज द कोर आइडिया एंड आर्किटेक्चर ऑफ रैग, ठीक है, कि हाउ थिंग्स वर्क बिहाइंड द सीन्स इन अ रैग आर्किटेक्चर। इज इट क्लियर? ओह गुड, cool. Let's move forward with the presentation. So we have discussed the architecture. Now we are moving towards step by step कि हम एक एक चीज को अब डिटेल में बात करेंगे कि डेटा इंजेक्शन में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं एंड ऑल दैट। सो डॉक्यूमेंट लोडर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी रैग सिस्टम, ठीक है। PyPDF करके एक लाइब्रेरी है, तो आप यानी कि पाइथन की वो लाइब्रेरी है, तो आप अपनी जितनी भी पीडीएफ्स हैं उनको इंजेस्ट कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर या डेटा सेट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है ना, उनमें किस किस तरह का डेटा सेट हो सकता है। हो सकता है वो एकेडमिक पेपर्स हो, जैसे अभी आपने से किसी ने बात की रिसर्च पेपर्स की, ठीक है, शायद आपने की थी ना, या ठीक है। कंपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, कंपनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है।
प्रोडक्ट मैनुअल्स हो सकते हैं, यानी कि आपका एक ई कॉमर्स सिस्टम है, तो आपके पास प्रोडक्ट का मैनुअल है और यूजर पूछे यार ये वाला प्रोडक्ट है या नहीं है, तो वो रैक से आंसर आ जाए rather than मैं बैठ के फिल्टर्स लगाऊं, सर्च करूं एंड ऑल दैट। ठीक है, वी ऑल आर इन द एरा ऑफ हिटिंग द एआई, नॉट द एआई, हिटिंग द एआई, राइट? ठीक है, एंड वी हैव कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर के रिव्यूज हैं, कस्टमर का कमेंट्स आए हुए हैं, लिंक्डइन पे हमारी प्रोफाइल्स पे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि यार इस बंदे के बारे में फीडबैक कैसा है, ठीक है, या इसके बारे में क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है एंड ऑल दैट। ठीक है, और लाइव मार्केट डेटा, लाइव मार्केट डेटा रैक की सबसे कॉम्प्लेक्स डोमेन है। ठीक है, लाइव मार्केट डेटा से क्या मुराद है? स्टॉक्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि हर टाइम पे चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम इंटरवल डेटा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर रैक इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रैक बट बीइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास चंकिंग स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, क्या अब हमने सारा पीडीएफ जो भी डेटा था वो तो लोड कर लिया, अब हम उसके चंक्स बनाएंगे। ठीक है, चंकिंग का आइडिया किस किस को है? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जैसे मैं सैंपल तौर पे बात कर रहा था ना कि मेरा 6 महीने के बिल हैं, चले 6 महीने के भी नहीं, 2 साल के बिल्स हैं मेरे के इलेक्ट्रिक के ना, मैंने वो 6 साल के 5 साल के जितने भी बिल्स हैं, 60 बिल्स होंगे आई गेस, 60 बिल्स मैंने दिए पीडीएफ में और वो इंजेस्ट करा लिए। ठीक है, अब मुझे करनी है चंकिंग। अब आप लोग सोचें और बताएं कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चंकिंग स्ट्रेटेजी फॉर दैट? इंडेक्सिंग, ओके ओके, और तो मंथ के हिसाब से, दूसरी यूनिट पे वेदर के हिसाब से, ओके ओके, ये कहूंगा पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि चंकिंग किस चीज को कह रहे हैं आप। लेकिन हाँ मैं बताता हूँ। देखें, चंकिंग हम इस चीज को कह रहे हैं कि मेरे पास बिल्स है ना, तो बिल्स के अंदर डेटा है, ठीक है, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, बिल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि इतना कंज्यूम हुआ है, उसके अगेंस्ट इतना अमाउंट आया, ठीक है, और ड्यू डेट्स और डिफरेंट तरह की चीजें, सेक्शंस होते हैं ना बिल्स में। ये मेरे पास एक बिल है और ऐसे मेरे पास 60 बिल्स हैं। अब मेरे पास चंकिंग का डिसीजन है कि मुझे चंकिंग करनी है, तो मेरे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या मैं बिल के हर सेक्शन के ऊपर करूं, हर वर्ड के ऊपर करूं, हर सेंटेंस के ऊपर करूं, या हर बिल के ऊपर करूं? ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसकी। इसके अलावा भी हो सकती हैं कि मल्टीपल बिल्स पे करूं, 3-3 के कर लूं, 6-6 को कर लूं। चंक्स तो मेरे हाथ में है ना कि मैं कितने चंक्स करना चाह रहा हूं, ठीक है। और इसमें फिर मुझे ये भी देखना है कि यार अगर मैं ज्यादा चंक्स बना लूं तो आउटपुट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर मैं कम चंक्स बना लूं तो आउटपुट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि इवेंचुअली तो आप सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो ना, अभी आप वो सेकंड स्टेप पे, लेकिन आपने सोचना लास्ट स्टेप के बारे में भी है कि जब यूजर क्वेरी करेगा तो उसकी क्वेरी के ऊपर किस तरह का चंक आना चाहिए। क्या उसकी क्वेरी पे पूरा बिल आना चाहिए? क्या उसकी क्वेरी पे सेट ऑफ बिल्स आने चाहिए? क्या उसकी क्वेरी पे यूजर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? 1 महीने के बिल के यूनिट्स आने चाहिए? क्वेरी तो हम इसी हिसाब से सोचेंगे ना, बिकॉज वी ऑल आर द यूजर्स, राइट? जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं हम उसको खुद भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो हम सोचेंगे कि यार एज अ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, एज अ क्यूए परस्पेक्टिव, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर परस्पेक्टिव, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। सो अगेन, अगर मैं बिल्स के रेलेवेंट एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट चंकिंग स्ट्रेटेजी है वो बिल वाइज है। अब उसमें आसानी क्या है? पॉइंट्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू नोट इट, कि अगर यूजर रेलेवेंट कोई क्वेरी आती है कि यार मेरे एड्रेस की डिटेल्स बता दो, तो आसानी से आएंगी, ठीक है। फलाने मंथ में मेरी बिल कंजम्पशन क्या थी, तो आसानी से आएंगी। उस मंथ में मेरा बिल कितना था, तो आसानी से आएंगी, ठीक है। और अगर मेरे लेट्स अज्यूम 1 साल में मेरे बिल्स ये आ रहे थे, तो मेरा इस महीने बिल क्या आएगा? तो उसमें क्या हुआ कि जब चूंकि 1 साल के 12 बिल्स आएंगे, तो 12 बिल्स के सिर्फ यूनिट्स निकलेंगे और उन यूनिट्स की बेसिस पे एक एवरेज निकलेगा, और उस एवरेज की बेसिस पे फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लिकेशन का कि लेट्स अज्यूम 12 रुपए पर यूनिट है, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे 12 से और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट एफिशिएंट चंकिंग स्ट्रेटेजी दैट पॉप्स टू योर माइंड। लेकिन यहां पर अब ये बात नोटिस करने वाली है कि आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो चलो एक सोल्यूशन है, लेकिन हमारे पास तो डिफरेंट यूज केसेस हैं। सो
दिस इज वाई वेन एवर आई टेक्स द रैक वर्कशॉप एनीवेयर, तो मैं वहां पे ये इन्फोर्स करता हूं कि यार यू नो योर डेटा वेल. 65% of the RAG solutions that are being built are dependent upon you know your data well. यानी कि अगर आपको अपने डेटा के बारे में नहीं पता कि यार मैं किस डेटा सेट के ऊपर सोल्यूशन बिल्ड कर रहा हूं, then your solution is not going to reach the efficiency and the amount of approximation that you were needed. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जिस डेटा के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, पहले उस डेटा को समझें यार इसके अंदर चंकिंग स्ट्रेटेजी कौन सी अच्छी रहेगी. अब मैं अगर अपनी एग्जांपल चेंज करूंगा ना, तो चंकिंग स्ट्रेटेजी का शिफ्ट भी चेंज होगा. लेट्स अज्यूम नॉवेल्स कितने लोग पढ़ते हैं? ठीक है, ठीक है. तो आप तीन में से नॉवेल्स बेस्ड एक सोल्यूशन बिल्ड करना रैक के ऊपर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी अ चंकिंग स्ट्रेटेजी? सॉरी, किस चीज पे बेस? नॉवेल्स के ऊपर सोल्यूशन बिल्ड करना रैक का. लाइक टॉपिक वाइज, ओके, चैप्टर वाइज, ठीक है. हमारा गोल क्या होता है, हम सोल्यूशन क्या बिल्ड करते सोल्यूशन ये बिल्ड कर रहे हैं कि यूजर एक नॉवेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकता है कि उसमें जो ये अहम किरदार था तो उसने क्या नेक्स्ट स्टेप लिया, या उन दोनों का आखिरी में क्या हुआ, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, तो चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी हियर, लेकिन बिल में नहीं. ठीक है, सो अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस कि आपका जो भी यूज केस है, जो भी आपका डेटा सेट है, आप उसके हिसाब से चंकिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें. अब टाइप्स की बात कर लेते हैं. फिक्स्ड साइज चंकिंग, ठीक है, जिसमें आपने हार्ड कोड कर दिया कि यार हर 500 वर्ड्स पे चंकिंग करनी है, हर 1000 वर्ड्स पे चंकिंग करनी है. दिस इज फिक्स्ड साइज चंकिंग. क्या आप एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं इस नंबर पे ब्रेक कर देना. अब भले उसमें पैराग्राफ चेंज हो ना हो, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो ना हो, चैप्टर चेंज हो ना हो, बिल चेंज हो ना हो, कर दो. ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम. ठीक है, अब यहां पर मैं दोबारा उन लोगों की तरफ आऊंगा जो रैक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं. ये वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों को कहां लगता है सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? कांस्टेंट हो, डेटा तो होते कांस्टेंट है. जहाँ पे डेटा का स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जैसे कि यूटिलिटी टेबल्स हो गए, हाँ, स्ट्रक्चर तो सेम ही है. स्ट्रक्चर सेम है. और एक और अच्छी एग्जांपल आ सकती है. हाँ, लेकिन एग्जाम्पल दें कि यार ये वाला यूज केस है जहां पे मैं फिक्स साइज चंकिंग करूंगा तो मेरा आउटपुट अच्छा आएगा. सॉरी, चैटबॉट्स वगैरह, तो वो किस पे आंसर? एफएक्यूज. ओके, अभी मैंने पीछे एक चीज कवर की थी, रिव्यूज, कस्टमर के कमेंट्स, कस्टमर का फीडबैक. तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कॉमन होती है. तो अगर आप उस पर फिक्स साइज चंकिंग करें तो उसमें कॉन्टेक्स्ट का मसला नहीं है, क्योंकि अगर एक चंक के अंदर आपके दो कमेंट्स भी आ रहे हैं तो एलएलएम्स आर फार एफिशिएंट के वो अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ इसमें दो कस्टमर का फीडबैक इन्वॉल्व है. ठीक है, सो रिव्यूज हो गए, कमेंट्स हो गए, एफएक्यूज हो गए, इनके ऊपर फिक्स साइज चंकिंग की जा सकती है. ठीक है, सेंटेंस बेस्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास अक्सर नॉवेल्स में, ठीक है, या रिसर्च पेपर्स में सेंटेंस बेस्ड स्प्लिटिंग की जाती है. ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड स्प्लिटिंग भी आप कर सकते हैं. अब ये जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है ना, हर स्ट्रेटेजी का आउटपुट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर आप सेंटेंस बेस्ड कर रहे हैं आपके चंक्स बहुत ज्यादा बनेंगे. हो सकता है 100 पीडीएफ के ऊपर आपके 4000 चंक्स बने, और अगर आप पैराग्राफ बेस्ड कर रहे हैं तो हो सकता है आपके 100 चंक्स बने. तो द नंबर ऑफ चंक्स आर देयर, वो डिपेंड करेगा कि आपके सर्चिंग एल्गोरिथम को कितना टाइम लगेगा ढूंढने में. ठीक है, अभी हम जब इसकी विजुअलाइजेशन को बजाएंगे ना कि इतने चंक्स हैं और अब यूजर की ये क्वेरी है तो कैसे आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चंक्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. सो डोंट फॉरगेट यू नो योर डेटा वेल. ठीक है, एंड लास्ट वन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और सेमेंटिक चंकिंग. व्हाट आर सेमेंटिक्स? मीनिंग्स, राइट. ठीक है, कोई एग्जांपल देगा मुझे सेमेंटिक्स की? लास्ट में से कोई दे यार, बहुत आवाज नहीं आएगा काफी टाइम से. सेमेंटिक्स बताएं, कोई सेमेंटिक की एग्जांपल. जैसे एक मिसाल ये हो सकती है कि सुपरमैन किस है, सुपरमैन कैन टेक अ फ्लाइट, ये दोनों एक ही चीज है. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, आप लोगों ने सुनी कि एग्जांपल सर की, राइट. एक और एग्जांपल लेता हूं, एप्पल सेल हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, एप्पल सेल या आईफोन सेल्स हैव इंक्रीज्ड
ठीक है, और देयर वॉज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन सेल्स इन Q3 फॉर आईफोन। अब ये दोनों चीजें भी आपस में कनेक्टेड है। कैसे? फाइनेंशियली। सेल्स ग्रोथ भी फाइनेंशियल टर्म है और सेल इंक्रीज हुई भी फाइनेंशियल टर्म है। नहीं, देखें, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपकी सिमेंटिक चंकिंग होती है तो उसमें वर्ड स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर इंक्रीज एक वर्ड है और कहीं और पे आ रहा है कि लाइक रेज्ड, ठीक है, तो इंक्रीज और रेज जो है वो आपस में कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है। तो जब आपके एक चंक होगा जिसमें मौजूद है इंक्रीज्ड और यूजर ने जो क्वेरी की है ना उसमें लिखा हुआ है रेज्ड, हैव द आईफोन सेल्स रेज्ड, चंक के अंदर क्या है? इंक्रीज्ड। तो अब जब इसका सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनेगा, एलएलएम अभी कहीं भी नहीं है इसमें, एलएलएम अभी कहीं भी नहीं है इसमें। जब आपका सिमिलैरिटी एल्गोरिथम चलेगा कि यार ढूंढो व्हाट इज द मोस्ट रेलेवेंट चंक हियर, तो आपका सर्चिंग एल्गोरिथम आपको लाके देगा और वो चंक आप सिर्फ एलएलएम को दे देंगे कि इसको शुगर कोड कर दो। मोस्टली लोगों का यही आइडिया होता है कि यार एलएलएम काम कर रहा है रैग में, एलएलएम काम नहीं करता रैग में, नहीं कर सकता। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप सोचेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप जाएंगे आपको खुद आंसर मिलेगा, ठीक है। बिकॉज सिमिलैरिटी इज समथिंग कि जिसके ऊपर एम्फेसाइज करके अगर समझाया जाए तो समझ में आता है कि पीछे चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है। सो वी हैव दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ चंकिंग, राइट। एम्बेडिंग्स, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडेज वर्कशॉप, सो बी अटेंटिव, ठीक है। एम्बेडिंग्स क्या होती है? अब यहां पर मैंने वही एग्जाम्पल कोट किया जैसा आपका सवाल था ना, अब इस एग्जाम्पल में आपका सवाल कवर होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू डिक्लाइन, और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सेल्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो है ये दोनों आपस में कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट है, ये सिमेंटिकली रेलिवेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर अग्रीड विद दिस, ठीक है। अब अगर मैं इस पे सर्चिंग करता हूं एलएलएम के थ्रू, तो क्या होगा? कोई भी मैच नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस को जब वो कंपेयर करेगा ना क्वेरी को आपके चंक से, तो एलएलएम बोलेगा इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब आप इसकी वेक्टर फॉर्मेट में वेक्टर डेटाबेस से सिमिलैरिटी एल्गोरिथम के थ्रू सर्च करवाएंगे तो आपका एक वेक्टर होगा और आपका दूसरा वेक्टर होगा, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जब रेलेवेंस निकलेगी तो वो बोलेगा हाँ यार ये बात तो सेम हो रही है। टोकन्स की बेस पे आप कह रहे हैं, टोकन्स की बेस पे नहीं, सिमेंटिक्स की बेस पे। आपके हर वर्ड का तो वेक्टर तो बनेगा ही, लेकिन वो जो वेक्टर बन रहा है उसका जो नंबर है वो सिमिलैरिटी स्कोर की बेसिस पे निकलेगा। मुझे ये चीज अभी इम्प्लीमेंट करनी है कि कोसाइन से बना रहा है, कोसाइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं आप सिर्फ कोसाइन क्यों कर रहे हैं, आप मैनहट्टन क्यों नहीं कर रहे, आप डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप जैकार्ड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू फोकस ऑन कि हमारे पास और भी तो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, हम उन पे क्यों नहीं जाते, हम हमेशा कोसाइन सिमिलैरिटी का एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास करके अपना आउटपुट क्यों जनरेट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव लिमिटेड टाइम स्पैन, another speaker is here, so I will try to लैंग्वेज। जी 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 हाँ, देखिए उसमें डिपेंड करता है ना कि आपके डेटा में क्या चीज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कमेंट्स हैं, क्योंकि डेटा साइट में कुछ तो जैसे प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपका एक प्रोडक्ट कैटलॉग है, यानी कि डेटाबेस के अंदर आपके प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो प्रोडक्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार एक आयरन और मैं बोलूं कि यार प्रेसिंग मशीन, वो आर सेम ना, सम हाउ रेलेवेंट, ठीक है। सो उसका जब रेलेवेंट स्कोर निकलेगा तो वो आपका वो वाला जो चंक है वो मिलेगा उसको। लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज के लिए वी हैव मल्टी मॉडल्स फॉर एम्बेडिंग, जिसमें क्या होता है कि फिर वो एक ही एम्बेडिंग में ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपका डेटा रखता है, तो देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दैट, ठीक है। जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, डीप डाइव इनटू मॉडल सिलेक्शन। जब भी कोई एम्बेडिंग बनती है तो उसके पीछे एक नंबर, वेक्टर ऑफ नंबर्स बनता है, और हर नंबर का जो स्कोर आता है वो एक सवाल के अगेंस्ट आ रहा होता है। दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल,
अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इश्यूज इन रैक। ठीक है, रैक के अंदर भी इश्यूज हैं, ठीक है, और रैक के अंदर सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। सबसे मेजर सिक्योरिटी कंसर्न क्या आता है यहाँ पे, या चलें रैक को भी छोड़े, वैसे भी एक सिक्योरिटी कंसर्न आता है कि यार एलएलएम को हम अपना डेटा दे रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है। ओपन एआई हमारा डेटा यूज कर रहा है, ट्रैक कर रहा है हमें, ठीक है, क्लाउड हमारा डेटा यूज कर रहा है, जेमिनी हमारा डेटा यूज कर रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक है, अब अगर आप लोग अपना डेटा दे रहे हैं, अपनी कंपनी का डेटा दे रहे हैं, क्लाइंट का डेटा दे रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो रैग ने इसको समहाउ सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि आपके पास अगर आप देखें बिजनेस डोमेन के अंदर, यानी कि बिजनेस रेलेवेंट जो डेटा होता है कंपनी का, इसका उसमें रेलेवेंट चंक्स जाते हैं सिर्फ एलएलएम के पास, यानी कि टॉप 3 चंक्स जाएंगे, टॉप 4 चंक्स जाएंगे, तो उसके ऊपर वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। अगर डेटाबेस के 3 रिकॉर्ड जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 प्रोडक्ट से वो क्या ही करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी डेटाबेस ही उठा के एलएलएम को दे दूं, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, मेरा बहुत सारा डेटा लीक हो सकता है, मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ठीक है। मोस्टली पब्लिक डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा है क्लाउड एलएलएम, ठीक है। अगर आपके पास बिजनेस रेलेवेंट है आप लोकल एलएलएम यूज करें, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव डेटा है, अगर कोई फिनटेक का यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो रैग इंप्लीमेंट करने से पहले मुझसे लाजमी कंसल्ट करे, बाद में मुझे मत पकड़ना प्लीज कि भाई आपने बोला था रैग हर जगह लगाओ, मैंने अपने जो है ना फिनटेक में लगा दिया, अब लोगों की बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। सो प्लीज डू नॉट इंप्लीमेंट रैग ऑन कॉन्फिडेंशियल डेटा सेट्स, ठीक है। ट्रेड ऑफ्स हैं कुछ हमारे पास के, जैसे मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग के अंदर 2 टर्म्स हैं, ठीक है, या तो एम्बेडिंग साइज बहुत कम हो या एम्बेडिंग साइज बहुत ज्यादा हो। तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। किसी भी मॉडल को ले लो, कोई भी मॉडल हो दुनिया का, 2 कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। एक है ओवरफिटिंग और एक है अंडर फिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया डेटा से, अब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो वो कह रहा है हाँ ये तो बर्ड है, मैंने उसको कैट दी बोला बर्ड है, मैंने उसको कोई और ईमेल दिया बोला बर्ड है, ठीक है, ओवरफिटिंग। अंडर फिटिंग क्या? मैं उसको कैट दे रहा हूं, बोले कैट नहीं है, ये नहीं है कैट, राइट। तो जिस तरह की सिचुएशन आती है वो एम्बेडिंग साइज के ऊपर आती है। क्या अगर एम्बेडिंग साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपकी जो यूजर क्वेरी अगर जेनेरिक होगी ना उसका आंसर वो सही नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है। अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना बेटा सोल्यूशन, ये आपके लिए स्लाइड है, हाँ ये आपके लिए स्लाइड है, आप उससे ले लेना वेबसाइट से। उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स है और उनके आगे उनकी चीजें डिफाइंड है कि कब कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। डो नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा भी एल्गोरिथम्स हैं, आप उनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेक्टर डेटाबेसेस हैं और उनकी जो है डिफरेंट जो भी एल्गोरिथम्स वो आपको ऑफर करते हैं वो मेंशन्ड है। और अगेन ये जो सिमिलैरिटी वाली चीज है ये डेटाबेस लेवल पे होती है, वेक्टर डेटाबेस लेवल पे होती है, एलएलएम लेवल पे नहीं होती। क्लियर है आपको? याद रहेगा? ठीक है, गुड, ठीक है। सो एंड लास्ट थिंग वी हैव दिस क्राफ्टिंग द आंसर, जो हम एलएलएम से करवाते हैं अपने टॉप 3 चंक्स देके। एंड देन वी हैव द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कि अब जो हमने रैक बना लिया उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। पीडीएफ का कोई पर्टिकुलर चंक पकड़ा, उसी से रेलेवेंट क्वेरी दिया, पूछा कि यार यही आंसर आना चाहिए, आ रहा है, गुड सॉल्यूशन, ठीक है। बिल से रेलेवेंट देगा, गुड सॉल्यूशन। नॉवेल से रिलेटेड देगा, गुड सॉल्यूशन। टेस्टिंग करेंगे, के रेलेवेंट स्कोर निकालेंगे, के मीन स्कोर निकालेंगे, देखेंगे कि कितने रेलेवेंट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रैग। मेरे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, मैं थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया, आई एम सो सॉरी, बट मैं अगर मेरे पास टाइम ज्यादा होता तो शायद मैं और डिटेल में बात कर पाता, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी, दिस वाज माय लिंक्डइन। तो अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे कनेक्ट करना चाहे, बाद में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आई एम हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच गाइज।